Hello everyone, welcome to today's lecture. Today is going to be our lecture number 18 and welcome to our CSET Mathematics series. In today's lecture we are going to finish few of the questions which were left from the data sufficiency part that we took up in the previous lecture, and we will also look at some of the questions which were left from another topic of ours which was ratio and proportion. So we will look at the latest questions ranging from 2022 to 21, and all the latest question we will be covering in today's lecture for both these two topics. So concepts we've already covered, and now let us just right away jump into the questions. Alright, so first we will look at some of the questions from data sufficiency. Let's look at the first problem. By now we know what is the setup कि situation क्या होती है. एक statement दो statements होते हैं, एक question पूछा जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस question को answer करने के लिए which statement is enough? Is one enough? Is two enough? Are they combined enough? Or even if you combine them they are not enough? ये हमारा question रहेगा, ठीक है. So सबसे पहले हम question पढ़ते हैं. This was asked in CSAT 2021. Consider two statements and one question. What are the statements? Statement is each of A and D is heavier than each of B, E and F, but none of them is the heaviest. ठीक है. So ये जो statements हैं मैं इनको थोड़ा अच्छे से pictorial version में एक बार लिख लेती हूँ ताकि मुझे थोड़े अच्छे से इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर पाऊँ. सो ईच ऑफ ए एंड डी है, ठीक है. ईच ऑफ ए एंड डी इज हैवियर देन ईच ऑफ बी, ई एंड एफ, ठीक है. सो मेरे पास क्या है, बी, ई एंड एफ. ये तीन इंसान हैं. ये ए एंड डी आर हैवियर देन ईच ऑफ बी, ई एंड एफ, ठीक है. सो ये हैवी है. दिस साइन इज ग्रेटर, दैट मीन्स दीज आर हैवी and these are like less heavier than A and D, ठीक है. इनका आपस में क्या रिलेशन है वो हमें नहीं बताया हुआ है, इसीलिए मैं उनको एक के ऊपर एक स्टैक कर रही हूँ. दिस इज माई वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आई डोंट नो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A and D एंड B, E एंड F, ठीक है. और उसके बाद क्या बोला है, बट नन ऑफ देम इज द हैवीएस्ट. बट ये जो A and D है इसमें से कोई भी हैवीएस्ट नहीं है. इसमें से कोई हैवीएस्ट नहीं है मतलब देयर इज सम अदर पर्सन हु विल बी हियर. अगर ये हैवीएस्ट होते तो मान लो ए हैवी होता, हैवीएस्ट होता या डी हैवीएस्ट होता तो उसके ऊपर किसी का वेट नहीं होता. बट अभी यहाँ पे उन्होंने बोला है नन ऑफ देम इज द हैवीएस्ट, मतलब देयर इज सम पर्सन हु हैज अ वेट विच इज मोर देन ए और डी, ठीक है. दिस इज माई फर्स्ट स्टेटमेंट. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट इज ए इज हैवियर दैन डी. ए इज हैवियर दैन डी. A is heavier than D, A का वेट ज़्यादा है D से, but A is lighter than C, but A is lighter than C, ठीक है. इन्होंने ये रिलेशनशिप हमें बता दिया है. A is heavier than D but lighter than C, ठीक है. ये मेरे दो स्टेटमेंट्स हैं, मैंने उनको पिक्टोरियली लिख लिया है. What is my question? Who is the heaviest among A, B, C, D, E? So मेरे पास 5 लोग हैं, A, B, C, D, E. ये 5 लोग हैं. इनमें से सबसे ज़्यादा हैवी वेट, लाइक हु इज़ द हैवीएस्ट अमंग A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, ठीक है. इसमें से हैवीएस्ट कौन है. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर सिर्फ मेरे को पता हो तो क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ, पहले ये देखते हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे पता है A एंड D जो है दे आर हैवियर देन B, E, F, ठीक है. सो B तो नहीं होगा हैवीएस्ट एंड E भी नहीं होगा हैवीएस्ट, ठीक है. अब A और D मेरे पास है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है वो भी मुझे नहीं पता है, ठीक है. और हमें ये बोला है कि देयर इज सम A एंड D आर नॉट द हैवीएस्ट, मतलब देयर इज सम अदर पर्सन हु माइट बी द हैवीएस्ट, ठीक है. अब मुझे सिर्फ ये बताना है A, B, C, D, E में से कौन हैवीएस्ट है, ठीक है. अब B और E तो नहीं हो सकते क्लियरली फ्रॉम दिस. सो आई हैव A, C एंड D. A, C और D में मुझे बताना है, ठीक है. अब जब ये स्टेटमेंट्स दी हुई है मुझे तो मुझे ये नहीं पता कि क्या सिर्फ यही लोग हैं. जैसे यहाँ पे A, D, B, E, F ये लोग हैं और इस क्वेश्चन के हिसाब से C भी है. बट मुझे ये नहीं पता कि मेरे जो क्वेश्चन है उसमें 6 ही लोग हैं, 7 ही लोग हैं. ऐसा हो सकता है कि मेरे लोग हैं G, H,
आई पी क्यू ये भी मेरे लोग हों, राइट। सो हो सकता है कि सी जो है क्या पता यहाँ हो या क्या पता यहाँ हो। सो ऑल माई पॉइंट ऑफ सेइंग ऑल दिस इज दैट यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि वेदर सी इज द हैवीएस्ट और नॉट, ठीक है। अगर किसी ने मुझे क्लियरली बताया होता कि भाई 6 ही लोग हैं, अगर 6 ही लोग हैं, ठीक है, अगर किसी ने बोला होता 6 ही लोग हैं विच इज ABCDEF, अगर ऐसा होता, ठीक है, और मुझे ये रिलेशनशिप पता होती, देन आई माइट हैव बीन एबल टू से समथिंग, बट राइट नाउ आई डोंट नो। सो मुझे ये नहीं पता, हो सकता है कि सी यहाँ पे हो सकता है कि सी यहाँ पे हो। सो दोनों ही सिचुएशन में मेरा आंसर अलग होगा। सो मैं सिर्फ इस पहली स्टेटमेंट का यूज करके नहीं बता सकती हु इज द हैवीएस्ट, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 अलोन कैन नॉट टेल मी दैट, राइट। स्टेटमेंट 1 अलोन जो है दैट इज रिजेक्टेड। चलो अब मेरी दूसरी स्टेटमेंट क्या है, A is heavier than D, A is heavier than D but is lighter than C। अब मुझे बताना है इसमें से सबसे ज़्यादा heaviest कौन है, और मुझे सिर्फ यही स्टेटमेंट पता है, ठीक है। अब हो सकता है कि C heaviest हो, अब हो सकता है कि B इससे भी heavy हो सकता है कि let's say E जो है वो उससे भी heaviest हो। सो सिर्फ इस स्टेटमेंट का यूज़ करके भी मैं नहीं बता सकती कि who is the heaviest, right? I cannot tell हु इज़ द हैवीएस्ट। सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, कुछ भी आंसर हो सकता है, राइट। चलो तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट टू आंसर माई क्वेश्चन। अब मुझे क्या दिया हुआ है, अब मुझे ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट इफ आई एम यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स कैन आई टेल हु इज द हैवीएस्ट अमंग ए बी सी डी ई, ठीक है। ए बी सी डी ई के बीच में हैवीएस्ट कौन है, ठीक है। तो मेरी जो पहली स्टेटमेंट है उसके हिसाब से मुझे पता है बी, मेरी पहली स्टेटमेंट के हिसाब से BEF हैवीएस्ट नहीं है, सो B नहीं है, E नहीं है, ठीक है। A और D हो सकते हैं, ठीक है, A और D हो सकते हैं। और जब मैं दूसरी स्टेटमेंट को भी यूज़ कर रही हूँ तो मुझे पता है कि D लाइटर है A से, सो D भी नहीं हो सकता। और इस सिचुएशन के हिसाब से मुझे पता है A इज़ लाइटर, सो A भी नहीं हो सकता। सो द ओनली पर्सन लेफ्ट इज C, राइट। So when I combine these two statements, I am able to answer who is the heaviest, and heaviest is C. So when I'm using both the statements, I can answer these questions. Okay. So पहली statement not enough, second statement also not enough. When I combine, I can say yes, C is the heaviest among A, B, C, D and E। और यहाँ पे नोट कि आपसे सिर्फ 5 लोगों के बीच में पूछा गया है, और यहाँ पे F की भी बात हुई है। ये दिस पॉइंट इज इनफ टू टेल यू दैट देयर कुड बी मोर पीपल देन 6, राइट। 6, 7 कितने भी हो सकते हैं, इसीलिए दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वॉज नॉट इनफ फॉर अस टू आंसर हु इज द हैवीएस्ट, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ, एंड C is our heaviest person among A, B, C, D and E, okay. So is that all right? Let's move on to another problem. Okay. So this particular question was asked in CSAT 2022, quite recent. Same setup. What is my question? पहले question देख लेते हैं. Question के हिसाब से how far is city P and city Q? So consider the question and two statement given below with respect to 3 cities P, Q, R in a state. So P, Q, R ये 3 cities हैं, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सिटी P और सिटी Q है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, दिस इज माय क्वेश्चन। अब मुझे कौन सी स्टेटमेंट का यूज़ करके मैं ये डिस्टेंस बता पाऊंगी, मुझे ये बोला है सिटी Q एंड सिटी R आर 18 किलोमीटर्स। सो Q एंड R दे आर 18 किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर। सो अगर मुझे किसी ने सिर्फ Q और R के बीच का डिस्टेंस बताया है, मुझे क्या पता कि C और Q के बीच में कितना डिस्टेंस है, देयर इज़ नो रिलेशन, राइट। सो सिर्फ स्टेटमेंट 1 का यूज़ करके तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट इनफ। उसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट सेज सिटी P इज़ 43 किलोमीटर्स फ्रॉम सिटी R, सो P R दिस इज़ 43 किलोमीटर्स, ठीक है। अब P और R के बीच में 43 किलोमीटर डिस्टेंस है, उससे किसको पता चलेगा कि भाई P और Q के बीच में क्या डिस्टेंस है। सो दिस अलोन इज ऑल्सो नॉट इनफ, सो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट राइट। सो इंडिविजुअली आई कैन नॉट टेल यू नो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब मुझे ये बताना है कि क्या मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स का यूज़ करके बता सकती हूँ कि P और सिटी P और सिटी Q के बीच में कितना डिस्टेंस है। सो सपोज Q और R के बीच का डिस्टेंस कितना है, 18 किलोमीटर्स, ठीक है।
और सिटी P और सिटी R के बीच में है कितना 43 किलोमीटर्स। अब इसकी पोजीशन कहाँ है वो डिसाइड करेगा कि ये सिटी P और सिटी Q आपस में कितने डिस्टेंस पे। अब हो सकता है कि मान लीजिए P इज़ हियर राइट एंड दिस इज़ 43, P और R के बीच में डिस्टेंस है 43। सो अब Q और P के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा 18 + 43। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिटी P यहाँ हो सकता है कि आपकी सिटी P किस तरीके से हो दैट दिस इज़ R, दिस इज़ Q एंड दिस इज़ P राइट। सो दिस इज़ 18 एंड दिस इज़ 43 राइट। सो ये डिस्टेंस है, ये आपका P और Q का डिस्टेंस होगा राइट। अब ज़रूरी नहीं है कि वो वर्टिकली ही हो सकता है P यहाँ पे हो सकता है P यहाँ पे हो। सो P तो बेसिकली कहीं पे भी हो सकता है राइट। सो आई कैन नॉट टेल जस्ट बाय मेजरिंग दीज टू डिस्टेंस कि सिटी P और Q के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। आई वुड नीड टू नो द पोजिशन। हेंस इवन इफ समवन गिव्स मी बोथ दीज स्टेटमेंट्स आई कैन नॉट टेल व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ठीक है, इसीलिए आप दोनों भी चाहे साथ में यूज़ कर लो, आपको नहीं पता चलेगा कि हाउ फार इज सिटी P एंड सिटी Q। ठीक है, सो बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, so they are not sufficient and hence option D is my answer. ठीक है, pretty straightforward. I would need to know the position of P, Q and R in order to answer this question. Okay, so straightforward question, थोड़ा सा logical है। ठीक है, okay, all right, let's move on to another one. Okay, interesting problem, somewhat related to थोड़ा बहुत blood relation, not too much but a little bit. Okay, asked in CSAT 2022 again. Consider the question and two statements given below. Question क्या है? Is Z brother of X? ठीक है, अब किसी ने आपसे अगर एक सवाल पूछा है कि is Z brother of X, तो Z क्या Z brother है X का? तो हमसे सवाल क्या पूछ रहा है? So Z has to be a male, right? If someone has to be a brother, he has to be a male. So male, क्या Z मेल है एंड ये इसका ब्रदर है। सो X कुड बी सिस्टर और ब्रदर। सो द क्वेश्चन इज Z द ब्रदर ऑफ X। ठीक है, सो जब भी हम दो लोगों को एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लेस करेंगे दैट मीन्स वी विल से दैट दे आर सिबलिंग्स। इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज माई फर्स्ट स्टेटमेंट? माई फर्स्ट स्टेटमेंट सेज X इज ब्रदर ऑफ Y। X इज ब्रदर, X ब्रदर है तो मैंने क्या लिखा X इज मेल एंड X जो है Y का ब्रदर है। ठीक है, X Y का ब्रदर है। और दूसरी बात क्या लिखी है? Y इज ब्रदर ऑफ Z। Y इज ब्रदर, सो Y इज ब्रदर मीनिंग Y इज ऑल्सो मेल राइट एंड Y इज ब्रदर ऑफ Z। X Y का भाई है, Y Z का भाई है। ठीक है, ओके। सो क्या सिर्फ ये स्टेटमेंट देख के मैं बता सकती हूँ कि इज Z ब्रदर ऑफ X? सो ये इसका भाई है और ये इसका भाई है। सो आपस में तीनों रिलेटेड तो हैं। ठीक है, अगर मेरा कोई भाई है और मेरे भाई का कोई भाई है या बहन है तो वो मेरी भी बहन होगी या मेरा भी भाई होगा राइट। ओके, सो अब मुझसे सवाल क्या पूछा है? इज Z ब्रदर ऑफ X? सो पहला सवाल तो है कि क्या Z जो है ब्रदर है। सो ब्रदर अगर होना है तो Z को भी मेल होना पड़ेगा राइट। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये मेल है। सो ब्रदर या सिस्टर तो चलो ठीक है, Z और X आपस में सिबलिंग्स हैं, या तो भाई है या तो बहन है। अब क्या मुझे स्पेसिफिकली पता है कि Z जो है मेल है? अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट नो, आई डोंट नो वेदर Z इज मेल और नॉट। So I cannot answer whether Z is brother of X. So Z is a sibling of X. Z can be sister or Z can be a brother. So I cannot answer this question properly just by this statement. ठीक है, so statement 1 alone is not sufficient. ठीक है, ओके। उसके अलावा अगर किसी ने मुझे बोला है कि X Y Z are siblings, X Y Z आपस में भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं। सो क्या अगर किसी ने बोला X Y Z सिबलिंग्स हैं तो इज Z द ब्रदर ऑफ X? नो, वी डोंट नो। Z कुड बी सिस्टर ऑफ X, Z कुड बी ब्रदर ऑफ X। सो इस स्टेटमेंट जो है इसका यूज़ करके भी मैं नहीं बता सकती कि इज Z द ब्रदर ऑफ X। अब ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट से इस्टेब्लिश हो गई थी, तो चाहे दोनों स्टेटमेंट्स को हम साथ में भी यूज़ कर लें
तो भी हम नहीं बता पाएंगे कि इज z द ब्रदर ऑफ x। ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट साथ में यूज करके सिर्फ ये पता चल रहा है कि x इज अ मेल, so like x is male, y is male, but I don't know whether z is male or not. Z could be sister or z could be brother. So even if you take these two statements together, we cannot say if z is brother of x. So साथ में जो है आप अगर दोनों स्टेटमेंट्स को लेते हो तब भी आप श्योर नहीं हो whether z is brother of x or not, ठीक है। So just a little bit of logic that x is male and y is male and z का gender जो है हमें नहीं पता है, ठीक है। So we cannot answer this, okay। I hope this is clear. I hope you are liking the kinds of questions that we are doing and the questions that UPSC is asking you. Let's move on to another one. Okay, so very interesting problem. Okay, so this was also asked in CSAT 2022. So if you look closely, I think close to 5-6 questions from data sufficiency have come in the CSAT paper 2022. So we did how many? So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, so 6 problems from data sufficiency. So quite an important topic. Yeah, let's move on to this particular problem. Okay, so consider the question and 2 statements given below. So what is my question? My question is x an integer? मेरा question है क्या x एक integer है? And what are my 2 statements? My statement 1 is x by 3 is not an integer. So मेरी पहली statement क्या है कि x by 3 जो है not integer, it is not an integer, ठीक है। मेरी दूसरी स्टेटमेंट क्या है? 3x is an integer. So this is my statement 1, this is my statement 2. What is my statement 2? That 3x is integer. 3x is an integer, ठीक है, it is integer, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन क्या है? Is x an integer? So given these statements, can I say that x is an integer? So can I answer this question in for sure either in yes or no, ठीक है। So there should be no maybe while answering this question, ठीक है। And then again the same setup, ठीक है। तो पहले हम मानते हैं कि हमें सिर्फ स्टेटमेंट 1 पता है। क्या स्टेटमेंट 1 पता होने के बाद can I answer is x an integer? ओके, सो अगर x by 3 इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है, x by 3 इंटीजर नहीं है तो क्या x एक इंटीजर होगा, ठीक है। सो सपोज x by 3 की वैल्यू जो है मैं मान लेती हूँ इट इज़ 1 by 3. x by 3 इज 1 by 3 विच इज़ नॉट एन इंटीजर, राइट। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू क्या आ गई? 1. सो x इज़ एन इंटीजर, राइट, x मेरा इंटीजर आ गया। बट on the other hand, suppose I say that x by 3 is nothing but 1 by 9, let's say 1 by 9. So मेरा x by 3 जो है वो 1 by 9 है which is not an integer. So मेरी statement तो valid है, but इससे मेरे x की वैल्यू क्या आ रही है? मेरे x की वैल्यू आ रही है 1 by 3, right, which is not an integer, right. So this is not an integer and in this case this is an integer. So अगर किसी ने आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट दी है तो इससे आप शॉर्ट होके ये नहीं बोल सकते कि x इंटीजर है या x इंटीजर नहीं है, ठीक है। So this statement 1 alone is not enough to tell whether x is an integer or not, okay. सिमिलर केस अगर मेरे को सिर्फ स्टेटमेंट 2 किसी ने दी है तो क्या मैं बता सकती हूँ कि x is an integer? So suppose मैं बोलती हूँ that 3x equals to 1, suppose. So 3x is an integer, right? So 3x is 1, 1 is an integer, so मेरी statement valid है। So इसका use करके if I find the value of x, this is 1 by 3 and x is not an integer, ठीक है। But if I say that 3x equals to 1, 3x equals to 3, then what is the value of x? x की value क्या आ रही है? 1. So अगर मैं ये मेंटेन कर रही हूँ that 3x is an integer, then I have both the cases that x could be not an integer or x could be an integer. So I cannot say for sure whether x is an integer or not, right? So statement 2 alone is also not enough for me, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ? अब मुझे दोनों स्टेटमेंट्स जो है उनको वैलिड, दोनों स्टेटमेंट्स अगर ट्रू हैं
तो क्या मैं बता सकती हूँ कि x एक इंटीजर है या नहीं है, ठीक है। सो अब हम लोग अगर सेम ही एग्जाम्पल ले लें, सपोज देखिए, सपोज हमारी x की वैल्यू जो है अगर 1 है, अगर एक x की वैल्यू मेरी 1 है, ठीक है। सो x/3 जो है 1/3 होगा, 1/3 इज नॉट एन इंटीजर, एंड x की वैल्यू जब 1 है देन 3 इज एन इंटीजर। सो मेरी ये दोनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है, और मेरा x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज एन इंटीजर, सो x इज कमिंग आउट टू बी इंटीजर, राइट। But can I give another example wherein both these statements are getting satisfied, but this is not like I can say that x is not an integer. So मेरे पास दोनों केसेस हो गए और फिर मैं शॉर्ट तरीके से नहीं बोल पाऊंगी. So अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ 1/3, right? If x is 1/3, right? So then 3x is 1, 3x equals to 1, which is an integer. So ये statement valid है. And x/3 will be 1/9, which is also not an integer. So ये दोनों statements तो valid है, but मेरा x जो है not an integer आ गया. So मेरे पास दोनों cases हैं जहाँ पे एक बार मेरा x integer आ रहा है when both the statements are correct, and एक बार not an integer आ रहा है. So even if you hold them together, even if you take these two statements together, we cannot say for sure whether x is an integer or not. ठीक है, इसलिए चाहे आप दोनों statements को एक साथ use कर लो, they will not be sufficient to answer this question. We always had this maybe, हो सकता है x integer भी हो सकता है, non integer भी हो सकता है, ठीक है. So yeah, so option D is my answer. Okay, so ना तो statement 1 enough है, ना 2 है, ना साथ में मिलके दोनों स्टेटमेंट एक साथ इनफ हैं. ठीक है, सो जब भी आपको ये प्रूव करना होता है कि आप इस चीज़ का आंसर नहीं दे पा रहे हो, सो आपको बेसिकली दोनों साइड की चीज़ें देखनी होती है कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल शो कर दो जहाँ पे x एक बार इंटीजर आ रहा है और एक बार नॉट एन इंटीजर आ रहा है, while these two statements stand corrected. ठीक है, while these two statements are they hold together and this is not happening. Okay, so x is integer in one and x is not an integer in the another one. So answer is option D. Okay, so I hope this is clear. Let's move on. Okay, all right, moving on. Okay, so consider the question and two statement given below. What is the age of Manisha? Question है मनीषा की एज क्या है. Statement 1 क्या दी है, मनीषा is 24 years younger than her mother. ठीक है, सो सपोज मनीषा की जो एज है वो x मान लेते हैं. ठीक है, सो पहली स्टेटमेंट जो है, सो x इज नथिंग बट एज ऑफ मनीषा, एज ऑफ मनीषा. ठीक है, सो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, मनीषा इज 24 years younger than her mother. ठीक है, सपोज द एज ऑफ हर मदर इज y, age of mother, age of mother. ठीक है, मदर की एज है y. सो पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है कि अगर मुझे y निकालना है तो मुझे x में 24 ऐड करने पड़ेंगे बिकॉज मनीषा इज 24 years younger. ठीक है, सो y इक्वल्स टू 24 प्लस x. वॉट इज द सेकेंड स्टेटमेंट कि 5 years later the ages of Manisha and her mother will be in the ratio 3:5. ठीक है, सो मैं अगर एज ऑफ मनीषा या एंड हर मदर देखूं विथ 5 years later, सो 5 years later मनीषा की एज क्या होगी, x + 5, एंड 5 years later मनीषा की मदर की एज क्या होगी, y + 5. ठीक है, अगर मैं 5 years later इन दोनों की एज का रेशियो लूँ, सो दैट विल बी व्हाट 3:5, मतलब 3/5. ठीक है, सो दिस विल बी 3/5. ये दोनों स्टेटमेंट्स को हमने मैथमेटिकली लिख लिया है. एंड देन वी हैव टू अगेन डू द सेम सेटअप, विच वन इज अलोन इनफ, ये सब हमें बताना है. ठीक है, सो अब आप देखो स्टेटमेंट 1, अगर सिर्फ आपको पता है कि आपके सामने जो है रिलेशन है y इक्वल्स टू 24 प्लस x, तो क्या आप बता पाओगे कि x और y क्या है, या फिर जस्ट क्या आप बता पाओगे कि x क्या है. सो अगर किसी ने मुझे सिर्फ ये स्टेटमेंट दी है तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि x की वैल्यू मान लो 1 है तो y की वैल्यू 25 हो गई, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी 26. सो मेरे पास कोई एक फिक्स आंसर नहीं होगा. सो सिर्फ स्टेटमेंट 1 का यूज़ करके मैं नहीं आंसर कर सकती कि मनीषा की एज क्या है. ठीक है, सेकेंडली सेम सिचुएशन गोज हियर ऑल्सो. अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा,
if I cross multiply these numbers, what will I get? I will get 5x plus 25 equals to 3y plus 15, right? Yeah, 3y plus 15. Okay, so yeah, this is nothing but 5x plus 25 and this is 3y plus 15, right? So this is 5x plus 10 equals to 3y, right? So मेरे पास ये एक रिलेशनशिप है, ठीक है। अब सिमिलरली क्या करूँगी, y की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए x की अलग अलग वैल्यू आएगी। मान लो x की वैल्यू 1 है, सपोज x की वैल्यू 1 है, तो दिस इज़ 15 इक्वल्स टू 3y। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 5 हो जाएगी। ऑल्दो दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट मैथ्स तो हमें यही बोल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये दोनों स्टेटमेंट आप अलग अलग से देखोगे, इंडिपेंडेंटली इनका कोई मीनिंग नहीं है और आप नहीं बता पाओगे कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। बट अगर मैं इन दोनों को साथ में लूँ तो क्या होगा, आई नो दिस रिलेशनशिप एग्जिस्ट, सो 1 इज व्हाट, y equals to 24 plus x. This is my one equation. What is my another equation? 5x. So 3y equals to 5x plus 10. ठीक है। सो अब मुझे x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सिंपली निकाल सकती हूँ। दो इक्वेशन हैं और दो वेरिएबल्स हैं, मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकती हूँ। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा मेरे पास, आई विल हैव नथिंग बट, लेट मी इरेज दिस पार्ट। ओके, सो आई विल हैव नथिंग बट, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y equals to 72 plus 3x, and I know that 3y is nothing but 5x plus 10. So 5x plus 10 equals to 72 plus 3x. So this is nothing but 2x equals to 62. So x equals to 31. So x जो है which is the age of Manisha, x is nothing but 31. ठीक है। सो इन दोनों इक्वेशंस को साथ में यूज़ करके मैंने निकाल लिया व्हाट इज़ द एज ऑफ मनीषा। सो इफ़ यू टेक दीज टू स्टेटमेंट्स टुगेदर यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो हमें एक्चुअली सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। जहाँ पे भी आपके पास दो इक्वेशन और दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स में अगर मामला सेट हो जाता है तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यू डोंट इवन नीड टू फाइंड द वैल्यू द एज ऑफ मनीषा, ठीक है। सो दिस वाज इनफ। स्टेटमेंट सी इज़ करेक्ट कि अगर आप दोनों स्टेटमेंट्स को यूज़ करोगे तो आप जो है मनीषा की एज निकाल सकते हो, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर, सिंपल अलजेब्रा प्रॉब्लम। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन asked in 2022 CSAT. Okay, all right. So 6 lectures A, B, C, D, E, F 6 lectures हैं हमारे पास, ठीक है। Each of 1 hour duration and they are scheduled between 8 AM and 2 PM, ठीक है। So 8 AM in the morning से लेके 2 PM in the आफ्टरनून तक हमारे जो लेक्चर्स हैं वो स्केड्यूल्ड हैं। इन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है वो भी हमारे पास 6 आवर्स ही है। सो 6 आवर्स का ही ड्यूरेशन है। सो ये 6 आवर का जो ड्यूरेशन है इसके बीच में हमारे 6 लेक्चर्स हैं ABCDE, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, ये थोड़ा सेटअप दिया है, फिर कंसिडर द क्वेश्चंस एंड 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, ठीक है। व्हाट इज़ द क्वेश्चन, विच लेक्चर इज़ द थर्ड पीरियड। सो हमारे पीरियड क्या हो गए, मान लो दिस इज़ फर्स्ट पीरियड, this is second period, this is third period, fourth, fifth and this is our sixth period, ठीक है। 8 AM से स्टार्ट हो रहा है, 2 AM तक चल रहे हैं, ठीक है। हमारा थर्ड पीरियड जो है ये कौन सा होगा, ठीक है। A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, E होगा, F होगा, कौन सा पीरियड है। अब स्टेटमेंट्स क्या दिए हुए हैं, लेक्चर F इज प्रिसीडेड बाय A एंड फॉलोड बाय C। लेक्चर A स्टेटमेंट क्या बोल रही है, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही है, स्टेटमेंट 1 कह रही है लेक्चर F इज प्रिसीडेड बाय लेक्चर A। सो लेक्चर F है, प्रिसीडेड मतलब पीछे वाला, फॉलोड मतलब आगे वाला। लेक्चर F इज प्रिसीडेड बाय लेक्चर A, लेक्चर F के पीछे वाला लेक्चर है A, लेक्चर F इज प्रिसीडेड बाय A एंड फॉलोड बाय C। सो फॉलोड बाय C। So lecture F is preceded by A, lecture F is preceded by A and lecture F is followed by
लेक्चर सी, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यूजुअली, अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि जब यूजुअली क्या रहता है कि अगर F के बिल्कुल पीछे वाला लेक्चर होता है A, तो कई बार ना बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन कर देते हैं इमीडिएटली प्रिसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड। यहाँ पे वो क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है, तो हो सकता है कि इन्होंने ये माना हो कि एग्जैक्टली ये 3 का ब्रैकेट चल रहा है, सो ये 3 का ग्रुप है, ये ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। या फिर हो सकता है कि बीच में कोई एक लेक्चर हो, यहाँ पे मान लो F है, F के बीच में कोई लेक्चर है, F इज़ प्रिसीडेड बाई A एंड फॉलोड बाय सी, बट यूजुअली ये वाली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है दिस विल सफाइस, ठीक है। बट हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो कि इमीडिएटली प्रिसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड, इसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। बट अभी के लिए हम इसको यही मान के चलेंगे कि F के एग्जैक्टली पीछे A है और F के एग्जैक्टली बाद C है। अगर ये दिया हुआ है तो फिर किस तरीके से जो है हम आगे बढ़ेंगे। सो दिस वाज माय स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है। व्हाट इज माय सेकंड स्टेटमेंट? देयर इज नो लेक्चर आफ्टर लेक्चर B। सो लेक्चर B के बाद कोई लेक्चर नहीं है, मतलब लेक्चर B मेरा लास्ट लेक्चर है, ठीक है। सो मेरा जो 6th लेक्चर है, मेरा जो भी 6th लेक्चर है, B इज द 6th लेक्चर, ठीक है, 6th लेक्चर, ओके। ये 2 मेरी स्टेटमेंट्स हैं। अब मुझे बताना है व्हाट इज़ माय क्वेश्चन कि 3rd लेक्चर कौन सा है, ठीक है। अगर किसी ने मुझे बताया है कि दिस इज़ द सेटअप फॉर स्टेटमेंट 1, ठीक है। अब क्या मुझे अगर ये पता है तो मैं बता सकती हूँ कि 3rd लेक्चर कौन सा होगा, ठीक है। सो हो सकता है कि मेरा ये जो ACF का जो ग्रुप बना हुआ है कि F के पीछे A होगा और F के बाद C होगा। सो हो सकता है ये इस तरीके से हो AFC AFC। सो इस केस में मेरा 3rd लेक्चर C ले रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट लेक्चर A ही हो। क्या पता 2nd लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास AFC, तो मेरा 3rd लेक्चर जो है F हो जाएगा, राइट। सो मेरा 3rd लेक्चर C भी हो सकता है, F भी हो सकता है, और फॉर दैट मैटर मेरा लेक्चर ऐसे भी शुरू हो सकता है AFC, राइट। सो A भी हो सकता है कि ये बंडल इस तरीके से हो। सो यहाँ पे क्या कौन सा लेक्चर 3rd होगा वो मुझे पता ही ना हो। सो 3rd लेक्चर बहुत सारे जो है सब्जेक्ट्स जो है ABCDEF उसमें से कोई भी हो सकता है। सो हम सिर्फ इस स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं बोल सकते, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट इनफ, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है? स्टेटमेंट 2 सिर्फ ये बोल रही है कि B जो है लेक्चर B इज़ द 6th लेक्चर, उसके अलावा भी दे डिड नॉट गिव अस एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो अगर B मेरा लास्ट लेक्चर है तो मुझे सिर्फ इसकी पोजीशन पता है, उसके पहले क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। तो 3rd लेक्चर पे कोई भी हो सकता है। अगर यहाँ पे मेरा B है तो अब यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, राइट। 3rd लेक्चर ABCDEF कुछ भी हो सकता है। सो आई कैन नॉट से जस्ट बाय लुकिंग एट 2 ऑल्सो। अब किसी ने दोनों बता दिया तो B भी है लास्ट में, दोनों स्टेटमेंट अगर हो तो B भी लास्ट में है, और ये ACF जो है ये बंडल एक साथ चल रहा है, ठीक है। सो हो सकता है अगेन AFC यहाँ पे हो सकता है अगेन AFC यहाँ पे हो सकता है अगेन AFC यहाँ पे हो, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा जो 3rd लेक्चर है वो अगेन मतलब आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली विच वन इज़ माई 3rd लेक्चर। सो चाहे दोनों साथ में ले लो तब भी जो है मैं नहीं बता पा रही हूँ कि विच वन इज़ माई 3rd लेक्चर। So even if you put these 2 statements together, they are not sufficient to answer this question. Okay, so yeah, थोड़ी सी positioning देखनी थी। Statement individually are not fine, like they are not okay. We cannot tell which is the 3rd lecture, and together also we cannot tell. ठीक है? So this particular interpretation of preceded and followed is working fine. ठीक है? सो वो वाली जो स्टेटमेंट है वो तो और जनरल हो जाती है, ये थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टिव स्टेटमेंट है। सो इवन इसके लिए भी वैलिड है, मतलब उसके लिए भी वैलिड होगा, ठीक है। चलो, सो आई होप दिस इज क्लियर, या ओके। सो लेट्स डू आवर वन मोर प्रॉब्लम फ्रॉम CSAT 2022 फ्रॉम डेटा सफिशिएंसी। ओके, सो दिस इज अगेन अ लिटिल बिट अबाउट द सीटिंग अरेंजमेंट्स। थोड़ा सा सीटिंग अरेंजमेंट्स के बारे में पूछा गया है। 6 पर्सन्स ABCDEF, 6 लोग हैं, 6 बहुत रिपीट हो रहा है, 6 सब्जेक्ट्स या एक ही बार हुआ है। ओके, सो 6 पीपल
are sitting equidistant from each other around a circular table facing the center of the table. ठीक है, सो मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, 6 लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं. ठीक है, सो ये सपोज इस तरीके से बैठे हैं, ये सेंटर है, सबने सेंटर को फेस किया हुआ है. ठीक है, ओके. अब हमें क्या करना है, व्हाट इज द क्वेश्चन, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए. सो मान लो ए यहाँ पे बैठा है, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट, देखो अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इमीडिएट लेफ्ट इन्होंने लिख दिया. इमीडिएट मतलब एग्जैक्टली जस्ट पहला जो लेफ्ट लिया वहाँ पे कौन बैठा है, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए. सो अगर मान लो ए यहाँ पे बैठा है तो मैं ए के हिसाब से, एंड ही इज फेसिंग द सेंटर. ठीक है, सो उसके हिसाब से दिस इज हिज इमीडिएट लेफ्ट. ठीक है, अगर ए यहाँ पे बैठा है और सेंटर को फेस कर रहा है, सो दिस इज हिज इमीडिएट लेफ्ट. ठीक है, सो ये हमें पोजिशन का मतलब समझ में आ गया. उसके बाद इमीडिएट लेफ्ट हमें बताना है, ए के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है. ठीक है, अब हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है देखते हैं. B इज सिटिंग ऑपोजिट टू C. ठीक है, B जो है C के ऑपोजिट में बैठा है. ओके, सो B इज सिटिंग ऑपोजिट टू C एंड D इज सिटिंग ऑपोजिट टू E. सो मतलब मुझे किसी ना किसी की पोजीशन तो एक बार ही माननी पड़ेगी. मान लेते हैं कि B यहाँ पे बैठा है, B इज सिटिंग ऑपोजिट टू C. सो C कहाँ बैठा होगा, C यहाँ पे बैठा होगा. B और C ऑपोजिट में बैठ गए. अब D जो है, D इज सिटिंग ऑपोजिट टू E. ठीक है, अब मान लेते हैं मैं D को कहीं पे भी बिठा सकती हूँ, यहाँ पे बोल सकती हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी. तो फॉर अ मोमेंट मान लेते हैं कि D जो है मैंने यहाँ पे बिठा दिया. D इज सिटिंग ऑपोजिट टू E. सो अब ये E के ऑपोजिट बैठा है. ठीक है, तो अब हमें क्या पूछा गया है, ओके, सो B इज सिटिंग ऑपोजिट टू C एंड D इज सिटिंग ऑपोजिट टू E. क्या मैं सिर्फ इस स्टेटमेंट के हिसाब से बता सकती हूँ कि A के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा. ठीक है, सो अब मेरे पास 2 लोग बच गए, A और F. ठीक है, अब वो भी आपस में ऑपोजिट में ही बैठेंगे. सो अब हो सकता है कि A यहाँ पे हो और F यहाँ पे हो, तो A के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, B. ठीक है, ओके, बट अब ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि A यहाँ पे बैठा हो और F यहाँ पे बैठा हो, तब A के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठेगा, C. राइट, और हो सकता है कि और पोजीशंस चेंज हो जाएं. तो मैं शॉर्ट तरीके से तो नहीं बोल पाई, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये सीटिंग अरेंजमेंट को अज्यूम कर लूँ तो भी मेरे पास A के इमीडिएट लेफ्ट में B भी हो सकता है और C भी हो सकता है. राइट, सो आई कुड नॉट गिव अ क्लियर आंसर टू दिस. सो स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट इनफ. स्टेटमेंट 2 क्या बोलती है कि ये सब भूल जाओ, कि B इज सिटिंग ऑपोजिट टू C, ये सब भूल जाओ. F इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B. ठीक है, सो सेकेंड स्टेटमेंट के हिसाब से क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट के हिसाब से हमें क्या पता है, सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है F इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B. सो मैंने मान लिया कि B कहाँ पे बैठा है, मान लेते हैं B यहाँ पे बैठा है. ठीक है, F इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B. B का इमीडिएट लेफ्ट क्या है, ये, और यहाँ पे कौन बैठा है, F. ठीक है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता. मेरा जो A है यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है. तो मेरे आंसर जो है हर सिचुएशन में अलग हो जाएंगे. सो हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, आई कैन नॉट से फॉर श्योर. ठीक है, सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो नॉट इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब जो है अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ कंसिडर करूं तो मैं क्या बता सकती हूँ. ठीक है, सो मान लेते हैं जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके हिसाब से मुझे क्या दिया है, F इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B. सो सपोज लेट्स से B इज सिटिंग हियर एंड F इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B. F यहाँ पे बैठा है. ठीक है, तो अब आप ये देखो, अब B, और अगर फर्स्ट स्टेटमेंट है B इज सिटिंग ऑपोजिट टू C, तो अब C जो है यहाँ पे बैठा होगा. ठीक है, D इज सिटिंग ऑपोजिट टू E. ठीक है, D और E ऑपोजिट में बैठेंगे, तो मतलब यहाँ पे तो D बैठ नहीं सकता है, तो D और E ये दोनों पोजीशंस में ही आपस में स्विच करेंगे. ठीक है, तो A को यहीं पे बैठना पड़ेगा, तो A जो है यहाँ पे बैठा है. ठीक है, ओके, सो हमारा जो A है हमारा A जो है
हमारा A यहाँ पे बैठा है, ठीक है, B is sitting immediate left of B, F is sitting immediate left of B, C opposite में बैठा है, D और E जो है हमारे पास इस तरीके से बैठे हैं, ठीक है, and D is sitting opposite to E. So suppose this is D and then this is E, ठीक है. So अब मैं अगर देखूँ कि who is sitting इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, सो ए का इमीडिएट लेफ्ट क्या है, अब ए जो है यहाँ पे बैठा है, ठीक है, सो ए इज लाइक फेसिंग इस तरीके से, एंड ए का इमीडिएट लेफ्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, ई, राइट. सो ए जो है, ए का इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा हमारे पास ई. सो ए इस सेंटर को फेस कर रहा है, तो अज्यूम करो कि आप भी इसको फेस कर रहे हो. सो ये वाला जो हैंड है ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है. सो ई इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E is the immediate left of A, but this position can also change, right? D और E आपस में पोजीशन स्वैप भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ इन पे कंडीशन ये है कि ये एक दूसरे से ऑपोजिट बैठें, ठीक है. सो मेरा आंसर यहाँ पे फिर से बदल गया, राइट, कि अगर मैंने यहाँ पे E के जगह D लिख दिया तो मेरा इमीडिएट लेफ्ट में D बैठ गया, राइट. सो आई कैन नॉट से फॉर श्योर हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A. So it could be either D or it could be E. So I cannot say for sure. So even if you are taking these two statements together, you are still confused about two answers. So दो आंसर में से आपके पास एक clear cut answer नहीं है. So both these statements together are also not sufficient to answer this particular question. Okay. सो इंडिविजुअली भी चेक कर लिया, नहीं है सफिशिएंट, साथ में भी चेक कर लिया, नहीं है सफिशिएंट. टू पॉसिबल आंसर्स आई एम गेटिंग, आइदर डी और ई, ठीक है. हेंस द आंसर हियर इज डी. ओके, ऑल राइट. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम 2022 and this is all for all the questions that we would we would have wanted to discuss regarding data sufficiency. Important topic. 22 में 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं. इसके पहले भी कुछ पेपर्स में they were quite dominated by data sufficiency. So you should take this particular topic seriously. कोई भी जनरल कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो जाते हैं, वो आपका जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट्स हो गया, प्राइम नंबर रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने देखा, एज रिलेटेड क्वेश्चन भी देखा. सो सारे कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके क्वेश्चंस अगर बनाने हैं तो ये टॉपिक्स is quite relevant from that perspective. So अलग अलग different concepts को एक साथ merge करके इससे questions बन जाते हैं, ठीक है. So the pattern you've understood, एक question होगा, 2 statements होंगे, अलग अलग ट्राई करो क्या आप आंसर दे सकते हो, साथ में कंबाइन करके भी चेक करो कि आप क्या साथ में आंसर दे सकते हो, एंड इफ इट इज स्टिल नो द आंसर इज नो, ठीक है. सो नाउ so this was first part of today's lecture. In the second part we will talk about a few past year questions from the topic ratios and proportion. So ये भी काफ़ी important topic है, काफ़ी questions आते हैं, even 2022 में भी काफ़ी questions आए हैं. So we would like to discuss them. Let's move on and let's discuss those questions now. Okay, all right. So this was asked in CSAT 2022. Let's look at how will we do this problem. Okay. So the concept is ratio and proportion. Okay. A student appeared in 6 papers. The maximum marks are the same for each paper. His marks in these papers are in the proportion 5:6:7:8:9:10. Wow, काफ़ी अच्छे रेशियो में उन्होंने मार्क्स लिए हैं. 5:6:7:8:9:10. ये इनके जो 6 पेपर्स इन्होंने दिए हैं उसके जो मार्क्स आए हैं उनके वो इस प्रपोर्शन में हैं, ठीक है. ओवरऑल जो है ही स्कोर्ड 60%. सो टोटल मार्क्स जो हैं उनके 60% मार्क्स आए हैं उनके ओवरऑल, ठीक है. इन हाउ मेनी पेपर्स डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स. सो मान लो कोई एक पेपर है वो 100 मार्क्स का है, ठीक है. तो अगर वो 100 मार्क्स का है तो 60 मार्क्स से कम उनके कितने पेपर्स में हैं. सो अगर सारे पेपर्स 100 मार्क्स के होते, सो आपके 60 से कम कितने सब्जेक्ट्स में जो है मार्क्स आए हैं ये आपको बताना है, ठीक है. चलो तो मान लेते हैं कि अब ये जो प्रपोर्शन है, ठीक है,
इसको मुझे नॉर्मल अगर नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो मैं ये मान लेती हूँ कि आपके जो पहला सब्जेक्ट था उसमें कितने मार्क्स आए 5x, दूसरे सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए 6x, क्योंकि ये प्रपोर्शन में जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड सब्जेक्ट में आए 7x, फोर्थ सब्जेक्ट में आए 8x, ठीक है, फिफ्थ सब्जेक्ट में आए 9x और सिक्स सब्जेक्ट में आए 10x, ठीक है। सो ये आपके हो गए मार्क्स इन द 6 सब्जेक्ट, ठीक है। सो आपके टोटल मार्क्स इन ऑल द 6 सब्जेक्ट इज व्हाट 5 + 6 11, 11 and 7 18, 18 and 8 is 26 and 9 is 35 and 10, so 45x, yeah sorry 45x. सो आपके मार्क्स कितने हो गए 45x टोटल, ठीक है। 45x जो है आपने टोटल मार्क्स सिक्योर किए, ठीक है। एंड आपको क्या बोला है, आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है 60%. सो दिस 45x इज नथिंग बट दिस इज 60% ऑफ टोटल मार्क्स, राइट, 60% ऑफ टोटल मार्क्स, ठीक है। तो 60% ऑफ टोटल मार्क्स, तो 60% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। दिस 45x जो आपने टोटल स्कोर किया है दैट इज 60% ऑफ टोटल ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। मान लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स जो है मेरे हर पेपर में 100 थे, ठीक है। 100 मार्क्स का मेरा पेपर था, 100 मार्क्स का पेपर था। अब मेरे 6 पेपर्स थे तो मेरा टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया 600, राइट। तो अब मुझे ये यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो आई विल यूज दिस व्हाट 45x इज नथिंग बट 60% ऑफ टोटल मैक्सिमम मार्क्स. So total maximum marks is nothing but 600, right? तो अब मेरा x की वैल्यू क्या आ गई 45x is nothing but this is 360. So what is the value of x? So if I would just want to erase this, so ओके सो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. सो व्हाट इज x हियर, x इज 360 डिवाइडेड बाय 45, राइट. सो 45 इज 5 एंड दिस इज 4 एंड 0, राइट. सो x इज नथिंग बट 8. सो x की वैल्यू 8 आ गई. x की वैल्यू 8 आने से मेरे पास मेरे सारे सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए वो आ गए, राइट. क्योंकि मेरे सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने थे 5x, 6x, 7x, 8x, 9x एंड 10x, राइट. अब मुझे x की वैल्यू आ गई 8, तो मेरे मार्क्स कितने कितने आए हैं, मेरे मार्क्स आए हैं 5 टाइम्स x इज व्हाट 40, देन 48, देन 56, देन 64, देन 72 एंड देन 80. मेरे 6 सब्जेक्ट्स में ये मार्क्स आए हैं, ठीक है. मेरे मैक्सिमम मार्क्स इन हर सब्जेक्ट कितने थे 100, ठीक है. और अब मुझसे सवाल क्या पूछा है, इन हाउ मेनी पेपर्स डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स. सो मैक्सिमम मार्क्स का 60% क्या होगा 60. तो अब हमसे सवाल क्या पूछा है कि आपके कितने पेपर्स हैं जिसमें आपके 60 से कम मार्क्स आए हैं, कि आपने 60% भी स्कोर नहीं किया है, ठीक है. सो ऐसे कितने सब्जेक्ट्स हो गए मेरे पास, क्या क्या हो गया या सो दिस इज़ वन पेपर जहाँ पे मेरे 60 से कम मार्क्स आए हैं, इसमें भी मेरे 60 से कम मार्क्स आए हैं, इसमें भी मेरे 60 से कम मार्क्स आए हैं, इसमें मैंने 60 क्रॉस कर लिया. सो ये तीनों में मेरे 60 से ऊपर हैं और जो बाकी के पहले 3 हो गए वहाँ पे मेरे 60 से कम है. सो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स आई हैव सच दैट जहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम मार्क्स का 60% भी मैं स्कोर नहीं कर पाई. सो हमारे पास 6 पेपर्स थे, मैक्सिमम मार्क्स सेम थे, हमने मैक्सिमम मार्क्स 100 मान लिए, टोटल मैक्सिमम मार्क्स 600 हो गए. फिर हमने प्रोपोर्शन में चीज़ों को देखा और जो टोटल ऑफ ऑल दीज मार्क्स था वो हमें पता था दैट इज 60% ऑफ द टोटल मैक्सिमम मार्क्स. सो ये जो फॉर्मुलेशन है हमने यूज़ किया और x की वैल्यू निकाली, उससे हमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में हमारे कितने मार्क्स थे वो पता चल गया, ठीक है. सो
here the language of this particular statement was important कि जो आपके total marks आए हैं that is 60% of the total maximum score that you had. ठीक है, so I think this is clear now. Let's move on to another problem. Okay, good question. Okay, all right, so this is quite a tricky question. इसमें थोड़ी सी बारीकी में हमें चीज़ों को देखना है, ठीक है, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. ओके, सो देर आर 2 कंटेनर्स. अब इसमें हमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फोकस्ड होके चीज़ों को देखना है. सो दिस वाज क्वेश्चन जहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा भी फोकस हिल गया तो शायद आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स सी. ओके, सो देर आर 2 कंटेनर्स x एंड y. ठीक है, सो मैं अच्छे से तमीज़ से सारी चीज़ों को अच्छे से लिखूंगी, अदरवाइज़ हमारे जो पॉइंट्स हैं वो मिस हो सकते हैं. ठीक है, सो मेरे पास 2 कंटेनर्स हैं x एंड y. ठीक है, मेरे पास 2 कंटेनर्स हैं. x कंटेन्स 100 ml ऑफ मिल्क. x में क्या है? 100 ml मिल्क. ठीक है, ओके, 100 ml मिल्क. y कंटेन्स 100 ml ऑफ वाटर. y में क्या है? 100 ml ऑफ वाटर. y में 100 ml ऑफ वाटर है. ठीक है, अब आई एम सो सॉरी. ओके, सो y जो है, y में है 100 ml वाटर, x में जो है 100 ml मिल्क. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम एक स्टेप आगे बढ़े और हमने क्या देखा कि 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम x इज ट्रांसफर्ड टू y. ठीक है, यहाँ से हमने 20 ml मिल्क लिया और इस मिल्क को y जो कंटेनर है उसमें डाल दिया. ठीक है, सो ये पूरा प्रोसेस, सो लेट्स से दिस इज स्टेप 1. ठीक है, स्टेप 1 कर दिया. स्टेप 1 के बाद हमारी ये सिचुएशन थी. ठीक है, स्टेप 2 जो था, स्टेप 2 में क्या हुआ? ये जो कंटेनर है इसमें से 20 ml मिल्क हमने कंटेनर y में डाल दिया. ठीक है, सो अब जो है y में क्या है? 20 ml मिल्क एंड बाकी कितना? इस 100 ml वाटर को कुछ नहीं हुआ. दिस इज 100 ml वाटर, दिस इज वाटर. ठीक है, दिस इज 100 ml वाटर एंड टोटल हमारे पास कितना लिक्विड हो गया? 20 ml मिल्क एंड 100 ml वाटर. सो टोटल हमारे पास 120 ml हो गया जो भी लिक्विड है. ठीक है, और यहाँ से हमने क्या किया था? 100 ml में से 20 ml हटा दिया था, तो यहाँ पे हमारे पास 80 ml क्या हो गया? मिल्क. यहाँ पे सिर्फ मिल्क है, यहाँ पे मिल्क और पानी दोनों मिक्स हो चुके हैं और उनकी क्वांटिटीज़ जो हैं ये हैं. ठीक है, चलो अब क्या हुआ? ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया. अब इसके बाद क्या हुआ? आफ्टर मिक्सिंग वेल, अब इन्होंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया. फिर क्या हुआ? 20 ml ऑफ द मिक्सचर इन y इज ट्रांसफर्ड बैक टू x. सो अब अच्छे से मिक्स किया. ठीक है, फिर क्या हुआ? ये जो भी मिक्सचर था उसका 20 ml इस कंटेनर में वापस डाल दिया. ठीक है, सो बहुत ही बारीकी से हमें चीज़ों को एनालाइज करना है यहाँ पे, अदरवाइज इट इज़ वेरी लाइकली टू मेक मिस्टेक्स हियर. सो स्टेप 3 जो है, स्टेप 3 में क्या किया हमने? यहाँ से 20 ml लिक्विड लिया, 20 ml लिक्विड लिया. ओके, ऑल राइट. सो अब स्टेप 3 में क्या हुआ? 20 ml ऑफ द मिक्सचर इन y इज ट्रांसफर्ड. सो 20 ml ऑफ मिक्सचर, अब मैं यहाँ पे ना मिक्सचर लिख रही हूँ. ठीक है, क्योंकि अब ये मिल्क और पानी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ये 20 ml मिक्सचर हो रहा है. अब ये 20 ml मिक्सचर हमने यहाँ पे ले आए. 20 ml मिक्सचर. ठीक है, और 20 ml तो मिक्सचर हो गया यहाँ पे, प्लस पिछले वाला जो था 80 ml मिल्क था. 80 ml मिल्क था यहाँ पे, 80 ml मिल्क था, 20 ml मिक्सचर था. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जो है कंटेनर y में हमारे साथ क्या हुआ? कंटेनर में टोटल 120 जो है 120 ml टोटल लिक्विड था. अब उसमें से ना 20 जो है वो हमने हटा लिया. तो अब हमारे पास यहाँ क्या हो गया? 100 ml क्या हो गया? मिल्क प्लस वाटर मिक्सचर था, तो 100 ml यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर है. ठीक है, ठीक है,
100 ml मिक्सचर है। सो ये 3 स्टेप्स हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे स्टेप्स होने बंद हो गए। उसके बाद क्या हुआ, इफ m denotes the proportion of milk in x and n denotes the proportion of water in y, then which of the following is correct। अब इन्होंने m और n अलग अलग चीज़ें डिफाइन की हैं। अब m क्या है, m क्या है और n क्या है वो देख लेते हैं। m इज़ नथिंग बट, m एक नंबर है विच इज़ फॉर कंटेनर x। कंटेनर x के रिगार्डिंग एक क्वांटिटी है जो डिफाइन की गई है m, और m क्या है, m इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन x। सो मिल्क कितना है डिवाइडेड बाय टोटल लिक्विड कितना है, this would be the value of m, the proportion, and n denotes the proportion of water in y। so एक quantity define की गई y के लिए which is nothing but n, and n is nothing but what is the proportion of water in y। so आपके पास water कितना है आपके कंटेनर में divided by आपके पास total जो है liquid वो कितना है, टोटल लिक्विड जो है कितना है, ठीक है। सो m क्या है वो पता चल गया, n क्या है, और ये सारे स्टेप्स भी पता चल गए। अब आपको बताना है when m is this and n is this, then which of the following is correct। सो m equals to n है, ग्रेटर देन n है, या फिर लेस देन n है, या हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स भी हैं, बहुत निटी ग्रिटी से चीज़ें देखनी भी हैं, ठीक है। चलो तो अब मुझे क्या करना है, मुझे m और n क्या है उस पर ध्यान देना है। अब टोटल लिक्विड एंड में मैं देख रही हूँ दोनों के लिए, यहाँ पे 80 ml मिल्क प्लस 20 ml मिक्सचर। सो लिक्विड यहाँ पे भी 100 ml है, यहाँ पे भी 100 ml है। सो ये जो नंबर है ये तो दोनों तरफ कितना हो गया, ये वाला जो नंबर है मेरे पास दोनों तरफ हो गया 100 ml 100 ml, ठीक है। सो दिस इज़ 100 ml एंड दिस इज़ ऑल्सो 100 ml, ठीक है। अब मुझे बस ये बताना है कि ये जो x कंटेनर है, x कंटेनर यहाँ पे मिल्क कितना है, ठीक है, और जो y कंटेनर है वहाँ पे वाटर कितना है, ठीक है। सो मैं अगर पहले मैं y की बात कर लेती हूँ, ठीक है। y के बारे में मैं अगर बात करूँ, y में वाटर कितना है, y में 100 ml तो वाटर था ही, राइट। उसमें फिर क्या हुआ, 20 ml मिक्स कर दिया हमने मिल्क, फिर उससे क्या हुआ 120 ml हमारे पास लिक्विड हो गया, ठीक है। 120 ml हमारे पास टोटल लिक्विड था, ठीक है। 120 ml टोटल लिक्विड था, ठीक है। अब उसमें मैं मिल्क और वाटर का अगर रेशियो देखूं तो क्या था, 20 ml मेरे पास मिल्क था एंड 100 ml वाटर था। तो 1:5 का रेशियो था बिटवीन माई मिल्क एंड वाटर, राइट, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि अब इसका जो है ये जो मिक्सचर बना इसका 20 ml कंटेनर x में गया है, ठीक है। सो अगर अब आप ये देखो, अगर 6 पार्ट्स, 1 पार्ट प्लस 5 पार्ट, 6 पार्ट जो है, 6 पार्ट अगर लिक्विड है तो उसमें मिल्क कितना है, उसमें मिल्क कितना है 1 पार्ट, राइट। सो मैं ये कह सकती हूँ कि मान लो अगर मेरे पास 6 ml लिक्विड है, उसमें 1 ml वाटर, 1 ml मिल्क होगा, 5 ml वाटर होगा, ठीक है। सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 6 ml अगर मेरे पास लिक्विड है तो 1 ml मिल्क होगा, और अगर 1 ml मिल्क है, 1 ml मिक्सचर है तो मेरे पास लिक्विड मिल्क कितना होगा 1/6, और मेरे पास मिक्सचर जो है अगर कितना है 20 ml है तो मेरे पास मिल्क कितना होगा 20 times of this। so 20/6 is the milk, this is the milk, right। so अगर मैंने 20 ml मिक्सचर कंटेनर x में भेजा है तो इसमें से क्या होगा 20/6 तो क्या होगा मिल्क, एंड बाकी का जो है, बाकी का कितना हो गया 1/6, तो 5/6, 5/6 ऑफ 20 इज व्हाट 100/6। सो 100/6 तो क्या है वाटर, और 20/6 क्या हो गया मिल्क, ठीक है। सो अब आप ये देखो कि यस,
सो हमारे पास क्या हो गया, 20/6 पार्ट मिल्क के हो गए. आई थिंक there needs to be more space here. Okay. Okay. So I will just try to erase some unnecessary material which I think is this only. तो ये पूरा एनालिसिस करके मैंने क्या देखा कि जब मैंने कंटेनर Y से कंटेनर X में मटेरियल डाला तो जो मैंने 20 ml लिक्विड दिया था उसमें 20/6 ml मिल्क था और 100/6 कितना था, वाटर. क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो दिस विल बिकम 20 ml. ठीक है. तो अब आप ये देखो कि कंटेनर X जो था उसमें 80 ml मिल्क तो पहले से खुद से ही था, जो खुद का मिल्क था. अब ये जो 20 ml मिक्सचर आया है इसमें से 20/6 जो है वो मिल्क है. सो मेरे पास टोटल मिल्क कितना हो गया, 80 ml प्लस 20/6 ml. ठीक है. सो व्हाट इज़ माई m हियर, मेरा मिल्क जो है 80 ml तो पहले से ही था, मेरा मिल्क जो है 80 ml तो पहले से ही था, प्लस इस मिक्सचर के साथ मेरा मिल्क कितना और आ गया, 20/6 प्लस 20/6. इतना मेरा जो है मिल्क हो गया इन दी कंटेनर X. तो कंटेनर X में मिल्क कितना है मुझे पता चल गया और मेरा टोटल लिक्विड कितना था, 80 ml प्लस 20 ml, जिसमें मिल्क भी है वाटर भी है. ठीक है. सो दिस इज़ माई M. मेरा M वाला काम हो गया ख़त्म. अब उसके बाद मुझे देखना है कि N जो है उसमें मेरा वाटर कितना है. ठीक है. अब आप ये देखो Y के बारे में अब मुझे बात करनी है. Y के बारे में जब मैंने बात की तो मैंने क्या देखा कि मेरे पास अब एक 20 ml मिल्क था, 100 ml वाटर था, इन दोनों को मिक्स किया तो मेरे पास एक मिक्सचर बन गया. ठीक है. और ये मिक्सचर की खासियत क्या है कि अगर 1:5 का रेशो है बिटवीन मिल्क एंड वाटर. ठीक है. सो अब आप ये देखो कि इसमें मुझे ये देखना है कि ये जो 100, अब यहाँ पे मेरी एंड स्टेज पे मिक्सचर है, मेरे पास मिक्सचर है. ठीक है. अब मिक्सचर में मुझे ये देखना है इस मिक्सचर में से मिल्क कितना है और वाटर कितना है. मेरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ वाटर. ठीक है. सो फॉर एवरी 6 ml, हर 6 ml पे 5 ml क्या है, वाटर. राइट. क्योंकि टोटल है 6 ml, हर 6 ml पे 5 ml वाटर है. ठीक है. और ये मिक्सचर मेरे पास बचा कितना, ये 20 ml ट्रांसफ़र करने के बाद 100. सो 1 ml मिक्सचर पे कितना है वाटर होगा, 5/6. राइट. और मैं अगर 100 ml पे देखूँ, 100 ml पे मेरे पास कितना मिक्सचर होगा, इंटू 100. सो दिस इज़ माई वाटर दैट आई हैव. सो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारी जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है in this 100 ml of mixture in container Y, this is nothing but 5/6 into 100. ठीक है. सो मेरे पास अब ये सारे नंबर्स आ गए, मुझे अब M और N को बस कंपेयर करना है. ठीक है. सो अब मैं अगर सपोज मेरे पास आंसर आ चुका है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि हम अच्छे से देख सकें. ठीक है. सो ये स्टेप्स वैसे बहुत इंपॉर्टेंट थे, तब इसी के हिसाब से आपका मिक्सचर कैसे बनेगा, क्या होगा, वो आपको देखना था. ठीक है. So just erasing it for now. Okay. So अब मैं क्या कर रही हूँ, अब हमारे M और N एक्चुअली में फाइनली क्या होंगे वो हमारे पास आ चुका है. अब हम इनको कंपेयर बस करना चाहते हैं. ठीक है. तो अगर मैं देखूँ M का जो डिनोमिनेटर है वो 100 है और n का जो डिनोमिनेटर है वो भी 100 है. तो अब न्यूमरेटर की बात कर लेते हैं. अगर इन दोनों को मैं सम करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं LCM लूँ तो 6 एंड देन 80 इंटू 6 प्लस 20 एंड दिस इंटायर थिंग इज डिवाइडेड बाई 100. सो दिस इज नथिंग बट 500/6 इंटू 100. राइट. एंड अगर मैं n के लिए निकालना चाहूँ, दिस इज ऑलरेडी व्हाट 500 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100. राइट. सो दोनों का न्यूमरेटर भी सेम, डिनोमिनेटर भी सेम, एवरीथिंग इज द सेम. सो दैट इज हाउ वी कैन से दैट m इज इक्वल टू n. ठीक है. सो यहाँ पे हमारा m और n जो है इक्वल आ गया है. ठीक है.
सो दिस वॉज अ क्वेश्चन विच नीडेड लॉट्स ऑफ फोकस फ्रॉम यू. सो वो 3 स्टेप्स जो हमने लिखे हुए थे वो आपको अच्छे से लिखने थे कि कंटेनर X में से क्या जा रहा है, फिर Y में से वापस क्या जा रहा है, किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है. एंड देन वी जस्ट नीडेड द रेशियो कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, और टोटल मिक्सचर में से मिल्क कितना है, टोटल मिक्सचर में से वाटर कितना है. ठीक है, वही सबको हमने यूज़ करके M और N की वैल्यू क्या होगी वो निकाली है. ठीक है, so the answer is M and N will be equal. ठीक है, so I hope this is clear to you, and I will see you in the next lecture with another important topic which is data interpretation. So till then, take care and keep practicing. Have a good day. Thank you so much.